नमस्कार। आज हम हैं बांका जिले के रजौन में और रजौन में यहाँ पर एक टीचर हैं, शिक्षक हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। इनसे हम आज आपको मिलाते हैं, इनकी क्या खासियत है और कैसे समर्पण भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम आपको इनसे मिलाते हैं। संतोष सर के नाम से इस इलाके में प्रसिद्ध हैं। सर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। इस इलाके में तो बहुत लोकप्रियता सर आपको है। आप बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने की ये रुचि कैसी सर आप में जगी? मेरे पापा कहा करते थे कि शिक्षा बांटना, शिक्षा देना, दोनों गुण अलग अलग हैं। मैं शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं शिक्षा को बांटता हूँ। शिक्षा ही मेरा परम धर्म है। बच्चों में जागृति आए, समाज बनेगा, बच्चे बनेंगे, समाज अच्छे होंगे, समाज का निर्माण अच्छा होगा। एक अच्छा समाज बनाने के लिए सर आप प्रयत्नशील हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है सर। आप किस किस क्लास के बच्चे को शिक्षा देते हैं सर? मैं 1 से लेकर 10 तक के बच्चे को शिक्षा देता हूँ। मेरे अर्धनांगी सरिता कुमारी भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ देती है। वे बच्चों को 1 से 7 तक बच्चे को पढ़ाती है। 7 के बाद 10 तक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, जिनमें मैं पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल के जो बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान के होते हैं, ट्यूशन सेंटर के रहते हैं, मैं उनका पढ़ाई अग्रसर आगे की ओर ले जाता हूँ। इस बार भी पॉलिटेक्निक में हमारे कोचिंग से अच्छे बच्चे पॉलिटेक्निक में सिलेक्ट हुए हैं और एडमिशन किन्हीं का सिविल में, किन्हीं का मैकेनिकल में, किन्हीं का इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो रही है। आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई सर? मेरी प्रारंभिक शिक्षा एवं दीक्षा झारखंड से हुई। मेरी मिडिल की शिक्षा बोर्ड मध्य विद्यालय गोड्डा से हुआ। हाई स्कूल गोड्डा से मेरा मैट्रिक की परीक्षा संपन्न हुई। उसके बाद मैंने +2 में गोड्डा महाविद्यालय गोड्डा में एडमिशन लिया। वहाँ से मेरी +2 की पढ़ाई समाप्त हुई। उसके बाद मैंने भागलपुर महाविद्यालय भागलपुर से BSc पास किया। और ये कितने दिनों से अभी वर्तमान में इस पेशे को कर रहे हैं सर आप? मैं विगत 4 वर्ष से बच्चों के अध्यापन कार्य में लगा हूँ। वो खुशी महसूस होती है या पैसे के लिए करते हैं या खुशी के लिए? नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन पैसे तो जीविका के लिए चाहिए ही चाहिए। मैं बहुत फीस कम पर बच्चे को मैं अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ और अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर ले जा रहा हूँ। समाज में सर बहुत से गरीब बच्चे भी होते हैं, उसके लिए आप कुछ करते हैं सर? हाँ, समाज में जो गरीब बच्चे होते हैं मैं उनको फ्री शिक्षा प्रदान करता हूँ और कॉपी कलम किताब जहाँ तक हमसे चल बनती है मैं समर्पित भाव से उन्हें आगे की ओर अग्रसर विद्याधन में लगाता रहता हूँ। शिक्षा का भी दान करते हैं, साथ साथ जो संसाधन का जरूरत पड़ता है उसका भी जो है? जी, संसाधन का तो दान करता ही हूँ। आवश्यकता अगर मुझे पैसे अगर का 1/3 पैसे, जितने पैसे मैं अर्न करता हूँ उसका 1/3 पैसे मैं बच्चे में खर्च करता हूँ। आपके ऐसा सोचने वाला सर समाज में आज बहुत ही कम लोग रह गए हैं। हम एक प्रश्न करना चाहेंगे सर आपसे कि आज दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं। आप देखते होंगे अपने समय में और अभी देखिए, अब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे आज उनके परिवार से स्कूल जा रहे हैं बच्चे, लेकिन शिक्षा पाकर भी समाज अच्छा नहीं बन पा रहा। ऐसा लग रहा है कि समाज कहीं भटक रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको सर? हाँ, ऐसा लग रहा है। बच्चे में जो शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे में जो गूढ़ शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, रिस्पेक्ट, अनुशासन, वो अभी के बच्चे में बहुत शायद कम ही मिल रहा है। उन्हीं अनुशासन को, बड़ों के प्रति लगाव, बड़ों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बड़ों में कैसे बड़ों के साथ उन्हें वार्तालाप करनी चाहिए, इनका मैं विशेष ख्याल रखता हूँ। मेरे कोचिंग सेंटर के 3 विशेषताएं हैं: अनुशासन, समर्पण और अच्छा रिजल्ट। मैं अनुशासन, बच्चे को
अनुशंसित रखना चाहता हूं, जिससे हमारा समाज का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो। अगर अच्छे बच्चे अच्छे मन से अच्छे पढ़ेंगे, अच्छा व्यक्ति बनेंगे, तो हमारा समाज का निर्माण होगा। बच्चे का जैसे बोले सर कि आप मार्गदर्शन करते हैं आगे मैट्रिक के बाद भी, तो क्या क्या चीज में सर? बच्चे की मैं जहां तक हमारी होती है, जी जी। अभी तो मैं पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की विशेष तौर पर मैं अभी बच्चों को आगे की ओर अग्रसर लेना चाहता हूं। मैं आगे मेरा अगला सीजन से +2 की भी मैं चाह रहा हूं, +2 भी हमारे यहाँ एक ही साथ में हो, क्योंकि बच्चे समुचित व्यवस्था मैं दे सकूं, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रही है। मैं आगे सेशन से +2 की भी सुविधा करना चाह रही हूँ। कुछ बच्चे होते हैं सर पढ़ने में तेज होते हैं, वो चाहते हैं कि हम पारा मेडिकल में जाएं, पॉलिटेक्निक में जाएं। कुछ बच्चे ऐसे जो कि भाग दौड़ करते हैं, खेल कूद में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है, और कुछ कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम पुलिस में भी जाएं, दरोगा में बने। वैसे बच्चों के लिए कुछ आप सलाह देना चाहेंगे सर? हमारे बच्चे, बहुत से बच्चे कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। कुछ बच्चों में रुझान होती है मैं देश की सेवा करूं, वे देश में समर्पित भाव से वे पढ़ते हैं और दौड़ खेल कूद में भाग लेते हैं। उनकी ध्यान हर हमेशा देश की सेवा में लगी रहती है। वे सर बोलते पूछते भी हैं बच्चे, सर नेवी में कैसे जाया जाए, आर्मी में कैसे जाया जाए। मैं उनका मार्गदर्शन करता हूं, उसके लिए क्या होनी चाहिए, क्या मापदंड होनी चाहिए। फौज में भर्ती होने के लिए सीना कैसा होना चाहिए, शारीरिक क्षमता कैसी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, मैं उन्हें समझाता हूं। उनके अनुरूप मैं बच्चों को अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता हूं। कुछ बच्चे जो है बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उसको उसके बारे में पता रहता है, सामान्य तौर पर हम लोग के समाज में देखते हैं, या आर्मी में जाने के लिए। लेकिन नौसेना की यदि हम बात करें, तो नेवी में जाने के लिए बच्चों को उतना पता नहीं रह पाता है। एयरफोर्स के बारे में पता रहता है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, लेकिन नौसेना आते आते जो है सामान्य तौर पर उतने बच्चे नहीं जानते हैं। तो हम, आप चूंकि इससे जुड़े हुए भी हैं, तो हम जानना आपसे यह चाहते हैं कि नौसेना में जो बच्चे जाना चाहते हैं, तो वे उस ओर कैसे जाएं? मुख्यतः बच्चे को अब +2 करनी होती है। एक उसमें होती है MER, मैट्रिक इंट्री रिक्रूटमेंट, उसका नाम था MER। अब उनमें जाने के लिए बच्चों को अब +2 अनिवार्य हो गया है। साइंस यानी +2 में 50% मार्क्स होना चाहिए। साइंस विषय में अलग से पास होनी चाहिए, अलग अलग साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग पास होनी चाहिए, तो ही बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले तो इसकी बहाली BRO से होती थी। हर एक प्रांत में अलग अलग BRO, ZRO हुआ करती थी। अब BRO में भर्ती, अब आर्मी का विशेष रूप से BRO की भर्ती आर्मी की होती है। अभी तो अब ऑनलाइन सभी की भर्तियां, सभी सेना, तीनों सेना के तीनों अंगों की भर्तियां अब ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन अभी लोग सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, उसके बाद बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन के तहत होगी। पहले एग्जाम होगी, एग्जाम में जो पास करेंगे उसके बाद उनके लिए फिजिकल परीक्षा होगी। फिजिकल में दौड़ होती है, 1.5 किलोमीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़ पहले लिया जाता था, और 1600 मीटर ही अभी होगी। 1600 मीटर दौड़ 1.5 मिनट में पूरा करना होता है। 1600 मीटर दौड़। पुशअप है, कम से कम पुशअप 20 बार पुशअप होना चाहिए। पुशअप के साथ बैलेंस है, रेलवे की पोटरी होती है उस पर चलना होता है। मेडिकल टेस्ट होती है, कान की, आंख के, विशेष तौर पर हमारे हाथों की टेस्ट होती है कि हमारा जो हाथ है वह स्ट्रेंथ रहे, कभी टूटा हुआ ना हो, पैर कभी टूटा हुआ ना रहे। पुशअप जो कराई जाती है कि इसलिए पुशअप कराई जाती है कि बच्चे के अगर हाथ टूटे होंगे तो वह पुशअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों से विशेष आग्रह है कि कम से कम मोटरसाइकिल ना चलाएं, एक्सीडेंट ना करें। अगर फौजों में जिनको भर्ती होना जाना है, नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, अपना शारीरिक फिटनेस अभी से रखें। अगर शारीरिक फिटनेस रखेंगे, पैर को सही सलामत रखेंगे, हाथ को सही सलामत रखेंगे, तो ही वह नौजवान देश की सेवा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथों में स्टील लग जाती है तो बच्चे पुशअप नहीं कर पाते हैं, खंबे पे
नहीं चढ़ पाते हैं अच्छे से, हाथ टेढ़ी हो जाती है, उंगली सब बेकार हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, सारी चीज मेडिकल बहुत दुरुस्त मेडिकल होती है। हमारी भारतीय नौसेना की भी मेडिकल जो होती है दक्षता परीक्षा वह बहुत टाइट होती है। हमारे हर एक अंगों की शारीरिक दक्षता की जांच होती है, आंखों की जांच होती है, कलर ब्लाइंड की जांच होती है, उसको पढ़ना होता है सही से, आंखों की 6x6 होना चाहिए। इसी तरह सभी अंग के बारी बारी से टेस्ट जो हमारे मेडिकल स्टाफ होते हैं वह मेडिकल टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम लोग चयनित होते हैं और चयनित होने के बाद भारतीय नौसेना पोत चिल्का में वहां उनकी ट्रेनिंग होती है। एक नौसेना में जाने का एक और मार्ग है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उधर से भी एनडीए तरफ से भी नौसेना में जा सकते हैं। एक है एनएमईआर, एनडीए तो इंटर करके, हाँ एनडीए जो है +2 करके जाते हैं। एनएमईआर जिसको ट्रेड्समैन कुक में भर्ती होना है तो वह एनएमईआर भरते हैं, पहले नॉन मैट्रिक थी अब अंजाद मैट्रिक कर दिया गया है। तो उस सारे की आप फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन के तहत आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उधर से आपको कॉल लेटर मिलेगी, आप लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद इसकी प्रत्येक 6 महीने पे एग्जाम होती थी पहले, अभी इस बार से ही रूल चेंज हो गया है, जो इसका नाम बदलकर क्या क्या रख दिया है, अग्निवीर इसका नाम रख दिया गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा बदलाव हुआ है। नई तरीके से अभी इसमें भर्ती नहीं हुई है। इनकी भर्तियां अभी अभी नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, तीनों सेनाओं की भर्ती ऑनलाइन के माध्यम से निकाला गया था। उसमें सभी लड़के लोग भरे हैं। एमईआर के लिए भी निकाला गया था। अभी एनएमईआर का तो मुझे पता नहीं है। अगर आप लोग इसमें इच्छुक हैं भर्ती लेने के लिए, बहुत अच्छा जॉब होता है, नेवी अच्छी होती है, देश की सेवा करने का अच्छा मौका मिलता है। इसमें हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जिनकी उम्र 17 से 22 साल 17 से 22 साल इसमें भर्ती नेवी में ले सकते हैं। और ट्रेड्समैन के लिए अंजाद 17 से 23 अंजाद है। इधर रूल चेंज हो गया है, इसमें पूरा तो नहीं बता सकता हूं। इधर इतनी जानकारी मैं जिस समय अपने नेवी के में था, मैं अंदर में था, तो मैं उसके बाद ज़्यादा जानकारी उसी समय की ज़्यादा रखता हूं। मैं इधर थोड़ा सा पेपर पढ़ा था और इसके बारे में थोड़ा सा मैं जाना था, तो मैं आपको बताया कि इस बार की जो भर्ती की प्रक्रिया सब ऑनलाइन के तहत हो रही है। ऑनलाइन तहत एग्जाम होने के बाद उसके बाद पुनः पीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, उसके बाद फिर आप लोग चयनित होंगे जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिया जाता है। वहां भी पढ़ाई होती है, वहां भी 4 घंटे पढ़ने होते हैं ट्रेनिंग में भी। वहां पीटी पैरेड होने के साथ साथ सेल्फ स्टडी करने का भी वहां टाइम मिलता है। सेल्फ स्टडी करने के बाद बेसिक ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद वहां भी आपकी जो जिसमें रुचि है उसी रुचि के अनुसार आपको कार्य मिलता है, जहाज में काम करने का काम मिलता है। कई ट्रेड है, उसी ट्रेडों पर भर्ती वो चिल्का से होती है, अगर जो एमईआर में भर्ती होते हैं। आप भी मूलतः किसान परिवार से हैं सर, क्या सही बात है? हाँ, मेरे पिता पहले किसान हुआ करते थे, उन्हें बाद में बहुत कठिनाई से उन्हें जॉब मिली। वे ब्लॉक में एक जनसेवक का पद पर नियुक्त थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं कृषि कार्य में विशेष रुचि रखता हूँ। अच्छा, मुझे कृषि के खेत भी उपलब्ध हैं। अभी भी किसान का काम करते हैं? अभी भी मैं बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ मैं कृषि का कार्य भी करता हूँ। मैं अपने घर पर, मेरा घर मूलतः आसमानी चक पड़ता है, जो बांका जिले के रजौन प्रखंड के आसमानी चक ग्राम में मेरा पैतृक जन्म स्थान है। वहीं पे मेरी भूमि है, वहीं पर मैं कृषि का कार्य भी संपन्न करता हूं और समय मिलने पर मैं बच्चे का अध्यापन कार्य करता हूं। सर, किसान का भी काम करते हैं, इसलिए एक प्रश्न में आ रहा है सर, किसान देखने से लगता है कि मूलतः वो गरीब होता है क्या? और सरकार क्या उसके लिए कुछ, इतने दिन के 75 वर्ष हो गया अपना देश आज़ाद हुए, सरकार की तमाम योजनाएं क्या किसान के लिए विफल ही साबित हो रही है? नहीं, सरकार की योजनाएं है ऊपर से चलते आती है, थोड़ा सा नीचे आके धूमिल पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे राज्य में
सरकार ने भी हमारे किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। किसान शिक्षा के अभाव में, जानकारी के अभाव में उनका फायदा नहीं उठा सकते हैं। उन्हें समुचित शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल पाता है। वे समय समय पे जो सरकार की योजनाएं चलती है उनमें उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, जिनके कारण हमारे किसान अभी भी जागृत नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत से किसान हैं जो जागृत हो रहे हैं, मोबाइल का भी सहारा ले रहे हैं। मोबाइल में भी ऐप के द्वारा कृषि कार्य संपन्न कराने में उन्हें बहुत फायदा मिल रही है, जिससे हमारे कृषि में भी पैदावार बढ़ी है। आज पढ़ लिख कर कोई चाहेगा सर कि हम किसान बने, अपना लक्ष्य किसान बनना रखेगा सर? हाँ, अभी भी बहुत सारे जो हमारे युवा हैं इंजीनियरिंग पढ़कर, पॉलिटेक्निक पढ़कर और कई बड़े बड़े संस्थान से पढ़कर कृषि कार्य में लिप्त हैं। वे बड़े बड़े नए कृषि कार्य कर रहे हैं, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अभी आप जानते ही हैं मशरूम की खेती जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, मशरूम महंगी भी मिल रही है। बड़े बड़े जो अभी बेरोजगार का समय है, बेरोजगारी में मशरूम की खेती बहुत बड़े पैमाने पे हमारे बांका जिला में भी हो रही है। और बड़े बड़े नवयुवक जो हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे जो इंजीनियरिंग पास हैं, वो भी अच्छे इंजीनियरिंग लड़के हमारे यहाँ मशरूम की खेती कर रहे हैं, फलों की खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं और सब्जियों की खेती कर रहे हैं और भरपूर फसल का उत्पादन लेते हैं और अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, सबल कर रहे हैं। सर अब किसान से थोड़ा सा एक सवाल करना चाहेंगे सर। आप तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते होंगे, इसमें तरह तरह के बच्चे आते हैं, कोई निम्न स्तर के बच्चे, कोई सामान्य मध्यम वर्ग के बच्चे और कोई जीनियस स्टूडेंट भी रहते होंगे। तीनों में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं सर? जीनियस से मैं मुझे पता ही चल जाता कि बच्चे जीनियस हैं, उनसे मैं बारी जीनियस बच्चे से मैं बोर्ड में बनवाता हूं और फिर उन्हीं बच्चों के द्वारा जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके पास मैं बुलाता हूं। जीनियस बच्चे के द्वारा पहले समझाने का कार्य संपन्न होती है। अगर जीनियस बच्चे को नहीं समझा पाते हैं तो मैं पुनः उसमें मैं ध्यान लगाकर उन्हें समझाता हूं। यह क्रम बारी से चलता है। मैं सभी बच्चे को बोर्ड पर बनाकर अपने मार्कर से मैं बच्चों को पढ़वाता हूं। बच्चे खुद सवाल बनाते हैं और अगर बच्चे सवाल नहीं बना पाते, जो तेज बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं, वो एक सवाल को जवाब को बनाते हैं और बच्चे शर्म महसूस नहीं करते, सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं वह जीनियस बच्चे की ओर बढ़ते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे और लाइन अप पे आ जाते हैं। कुछ बच्चे सर देखते होंगे कि मेहनत नहीं करना चाहते, घर में मेहनत नहीं करते हैं, यहाँ आते होंगे, यहीं पढ़ते होंगे, उसके बाद घर में नहीं पढ़ते होंगे, ऐसे ही बच्चे मिलते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो घर में नहीं पढ़ते हैं, अपने अभिभावक का बात भी नहीं मानते हैं और एक अभिभावक के कहने पर हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। मैं उन बच्चों को बार चेतावनी देते हुए बार मैं कहता हूं, मैं अपने यहाँ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे मैं अपने यहाँ से निकाल दूंगा, आप अपने गार्जियंस को बुलाकर लाएं, अन्यथा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ना है आप ध्यान लगाकर पढ़ें। देखते हैं धीरे धीरे उन बच्चों में सुधार होते जाती है और आगे की ओर अग्रसर रहते हैं। कुछ बच्चे सर शिक्षक का बात नहीं मानते हैं, क्या इसके भरपाई उसको करना पड़ता है? शिक्षक की बात नहीं मानने से क्या नुकसान होता है सर? शिक्षक की बात नहीं मानने से मैं उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। धीरे धीरे उनमें एक भावना जगती है कि बच्चे मेरी तरफ, सर हमारी तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है भीतर से कि सर हमसे नाराज हैं, इसलिए वो उसमें जागृति फिर बढ़ती है और 2 दिन अगर उनसे बात ना किया जाए तो वो अपने आप पुनः लगता है सर हमसे बहुत नाराज हैं, पढ़ना चाहिए और उसमें सुधार आता है। वह बदमाशी को छोड़ देते हैं, फिर पुनः पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। एक प्रश्न और करना चाहेंगे सर, एक विद्यार्थी को किस समय सर सो के उठना चाहिए और किस समय उसको सोना चाहिए? विद्यार्थी को हमारे पापा बोलते थे कि ज़्यादा अर्लियर भी नहीं उठना चाहिए, ज़्यादा सुबह भी नहीं उठना चाहिए। 4 बजे का सुबह जो टाइम होता है वह पढ़ाई का भी टाइम होता है। हमारा मस्तिष्क का उस समय जो ब्रेन होता है वह शांतचित होता है। अगर उस समय पढ़ाई करने से सभी चीज़ें याद होती है। हमको तो लगता है कि 4 बजे उठना ही चाहिए बच्चों को, यही सही टाइम है। और सोने का समय? अर्लियर बच्चे को सोना भी चाहिए अर्लियर, क्योंकि कहते हैं अगर अच्छे नींद आएंगे
तो अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे और जो पढ़े लिखे हैं वो याद हमारा भरपूर रहेगा। इसलिए 9 सवा 9 बजे हमें सो जाना चाहिए, बिछावन ले लेना चाहिए बच्चों को। सर एक प्रश्न और मन में आया कि आप अभी के समय में ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से जो है पीड़ित रहते हैं सर, मतलब मोबाइल के शिकार हो जाते हैं, मोबाइल के अनुसार वो चलने लगते हैं। ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे सर? हमारे बच्चे अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। मोबाइल तो खराब नहीं है सर, लेकिन मोबाइल का उपयोग करना खराब होता है। बच्चे जो हैं गलत राह पकड़ लेते हैं, उन्हें अच्छी रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलता है। कैसे मोबाइल को यूज किया जाए, वे लोग सिनेमा, नंग धरंग, डीजे, गाना उसमें मग्न हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है हमारा पढ़ाई का माध्यम है। अगर हम अभी कोरोना का लॉकडाउन लगा था, आप लोग जानते ही हैं, पढ़ाई हमारा मोबाइल से लोग बच्चे किए जो पढ़ने में तेज थे, जिन्हें मोबाइल के प्रति प्रेम था, असीम प्रेम था, उन्होंने कोरोना के समय भी अच्छी से पढ़ाई किया। लेकिन कुछ बच्चे होते ही हैं जिनको उनका मस्तिष्क की कुछ अलग होता है, उनकी पढ़ाई एक रूपता नहीं बन पाती है। अगर उन्हीं बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिया जाए, मोबाइल को सही मायने में मोबाइल का अर्थ बताया जाए, तो मोबाइल से अच्छी तरह से पढ़ाई कर नाम रोशन कर सकते हैं। आपकी मैडम भी जो है बच्चों को पढ़ाती है सर, तो वो आपसे प्रभावित होकर पढ़ाती है, उनका भी शौक रहा है? नहीं, मैडम का शुरू से शौक था बच्चे को पढ़ाना, टीचर में सर्विस करना, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें उतावला हो गया, मैं उन्हें आगे तक नहीं पढ़ा सका। इसके लिए मुझे खेद प्रकट होती है कि इस आधुनिक युग में मैं पीछे वाली बात पे चले गया, मुझे इसकी खेद होती है। मेरी वाइफ भी +2 की हुई है और मुझे खेद है। मेरे वाइफ की शुरू से मंशा रही हुई है, वो टीचर बनने की मंशा थी, लेकिन मैंने उनका मंशा को पूरा नहीं होना दिया। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। अभी पढ़ाती है तो एक राह दिखा रही है अपना शौक। हाँ, उनकी जो थी पढ़ाने की कला जो थी वो दबी नहीं हुई थी, और फिर उन्हीं विद्या को फिर से वो अर्जन में जुटी और बच्चे को तल्लीन होकर पढ़ाती है। अपने समय दिया सर, अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि देखने वाले विद्यार्थी को भी इससे लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद।